नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। रणमल छंद का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भटकेदार, ऑप्शन नंबर बी जोइंदू, ऑप्शन नंबर सी मधुकर कवि, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीधर। तो अगर हम रणमल छंद के बारे में बात करें तो इसके रचयिता कौन है? श्रीधर। ठीक है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? श्रीधर। और अगर हम रणमल छंद की बात करें तो इसमें कितने छंद हैं? 70। ठीक है, यह जो है 70 छंदों का एक वीर गीत है। क्या है? एक वीर गीत है। ठीक है, चलिए अगर हम भट्ट केदार की रचना की बात करें, ठीक है, तो भट्ट केदार की जो रचना है उसका क्या नाम है? भट्ट केदार की रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार ही पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जयचंद प्रकाश। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जोइंदू की, तो जोइंदू की 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक का नाम है परमात्म प्रकाश। ठीक है, जोइंदू की जो रचना है वो क्या है? एक है परमात्म प्रकाश और दूसरी क्या है? योग सागर। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? योग सागर। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर हम मधुकर कवि की बात करें तो मधुकर कवि की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। और यह जो है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है रचना कि जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए दलपति विजय, ऑप्शन नंबर बी नरपति नल्हा, ऑप्शन नंबर सी जटमल, या फिर ऑप्शन नंबर डी जलहन। तो अगर हम गोरा बादल की कथा के बारे में बात करें तो यह किसके द्वारा रचित है? यह है जटमल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दलपति विजय की, तो दलपति विजय ने किसकी रचना की थी? खुमान रासो की। किसकी रचना की थी? खुमान रासो की। ठीक है, और अगर हम नरपति नल्हा की बात करें तो नरपति नल्हा ने किसकी रचना की थी? नरपति नल्हा की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है, ठीक है, कौन सी है वो? बीसल देव रासो। ठीक है, कौन सी है? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो के बारे में बहुत और भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि ये पहला ऐसा विरह काव्य है। ठीक है, कौन सा काव्य है ये? विरह काव्य है। ठीक है, और इस ही रासो काव्य के अंदर 12 मासा का वर्णन भी किया गया है। और इसका प्रमुख जो तथ्य है वो क्या है कि इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं या जो पशु पक्षी हैं उनको एक व्यक्तिक उनसे जो है वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें जो नायिका है वो कभी बादलों से बात करती है और अपने प्रेमी को बुलाने की बात करती है, कभी पक्षियों को जो है अपना संदेश देकर भेजती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह सारा वर्णन किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए कि बीसल देव रासो के जो नायक हैं वो कौन है, तो वो कौन है? बीसल देव। और नायिका कौन है? राजमती। बहुत इम्पॉर्टेंट है बीसल देव। ठीक है, और गोरा बादल तो है ही हमारे जटमल की रचना। ठीक है, अगर हम जलहन की बात करें तो जलहन कौन थे? जलहन थे जी हमारे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र। अगर ये कहा जाए कि जो प्रथम भाग था, ठीक है, वो चंद्रबरदाई ने लिखा था, लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो का उत्तर भाग की बात करें तो वह किसके द्वारा लिखित था? वह था जलहन के द्वारा। और जलहन कौन थे? चंद्रबरदाई के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन नंबर ए राज सिंह,
ऑप्शन नंबर बी नरसिंह, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह, ऑप्शन नंबर डी कीर्ति सिंह। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीर्ति सिंह। ठीक है, जो विद्यापति थे वो किसके आश्रित थे? कीर्ति सिंह के आश्रित थे। और ठीक है, अगर हम विद्यापति की बात करें तो विद्यापति को, ठीक है, जो विद्यापति की रचनाएं थी कौन कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और विद्यापति ने ही अपनी स्वयं की भाषा को क्या कहा था? देशी भाषा कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कठिन साधना, ऑप्शन नंबर बी योग साधना, ऑप्शन नंबर सी हठ पूर्वक योग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ह का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग होना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ह का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठा का अर्थ क्या है? चंद्रमा। ठीक है, और दोनों का जो योग होता है उसे ही क्या कहा जाता है? हठ योग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन हैं? तो अगर हम पंच पांडव चरित्र की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखित है? यह है शालीभद्र सूरी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये? शालीभद्र सूरी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी राउलवेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी वसंत विलास। तो अगर हम मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक की बात करें तो वह कौन सी है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर। कौन सी हो जाएगी? वर्ण रत्नाकर। और यह किसके द्वारा लिखित है? यह है ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखित है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगर हम राउलवेल की बात करें तो यह पहली ऐसी कृति है जो कि शिलांकित है। शिलांकित का मतलब जो पत्थर पर लिखी गई है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी ये? ठीक है, शिलांकित। और किसके द्वारा लिखित है ये? रोडा कवि के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? जैसे मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में बताया था कि जो राजमती हैं वो कौन से उसकी नायिका है? बीसल देव रासो की नायिका हैं। किसकी नायिका हैं? बीसल देव रासो की। ठीक है, अगर हम कीर्ति पताके की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखित है? विद्यापति के द्वारा। और अगर हम रणमल छंद की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखित है? श्रीधर के द्वारा। ठीक है, आला खंड को ही परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगबधू किस कवि की रचना है? अगर हम अंगबधू की बात करें तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी रज्जब, ऑप्शन नंबर सी विद्यापति, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबीर दास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जो अंगबधू रचना है वह किसकी है? दादू दयाल की। ठीक है, वहीं अगर हम इसके संकलन की बात करें तो ये जो इसके संकलन करता है वो कौन है? रज्जब। और रज्जब दादू दयाल के क्या हैं? शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखक के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर की कौन सी है? ठीक है, अगर हम ज्योतिरेश्वर ठाकुर की बात करें तो उनके द्वारा लिखित जो रचना है वो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। यानी कि जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर क्या है? 4। ठीक है, अगर हम बात करें नरपति नला की, ठीक है, तो नरपति नला के द्वारा कौन सी लिखित है? बीसल देव रासो। यानी कि सी का हमारा क्या है? 3rd है। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। वहीं अगर हम रोडा कवि की बात करें तो रोडा कवि के द्वारा लिखित कौन सी है? राउलवेल। कौन सी है? राउलवेल। ठीक है, तो
उसके बाद दामोदर भट्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यानी कि सेकंड का सेकंड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ठीक है। और रोड़ा कवि का किसके साथ मैच हो जाएगा, राउलवेल के साथ। और ज्योतिरेश्वर ठाकुर की कौन सी है हमारी, वर्ण रत्नाकर। तो इसी के अनुसार हम देख लेते हैं, यानी कि ए का हमारा आंसर क्या होगा 4 और डी का क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। हाँ जी, तो ए का क्या है हमारा 4 है और बी का हमारा बी ही है, सेकंड ही है, ठीक है। और सी का थर्ड है और डी का फर्स्ट है, यानी कि इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार, ठीक है, कौन सी जो रचना है वो पहले जो है लिखी गई है। तो अगर हम इसमें से बात करें तो सबसे पहले कौन सी लिखित है हमारी, कौन सी लिखित हो जाएगी, दोहा कोश, ठीक है। जो दोहा कोश है वह सबसे पहले लिखी गई थी। अगर हम दोहा कोश की रचना की बात करें तो लगभग यह जो है कब लिखी गई थी, 700, ठीक है, 769 ईस्वी में लिखी गई थी। वहीं अगर हम संदेश राशक की बात करें तो ये 11वीं सदी के आसपास की रचना है, ठीक है। कब की रचना है, 11वीं सदी के आसपास की रचना है। अगर हम श्रावकाचार की बात करें, ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रावकाचार जो है वो किसके द्वारा लिखित है, ठीक है। तो अगर हम श्रावकाचार की बात करें तो श्रावकाचार को किसने लिखा था, इसको लिखा था देवसेन ने। किसने लिखा था, देवसेन ने लिखा था, ठीक है। तो श्रावकाचार के रचयिता कौन है, देवसेन है, ठीक है। और कीर्तिलता किसके द्वारा लिखित है, विद्यापति के द्वारा, ठीक है। श्रावकाचार जो है वो कब लिखी गई थी, 933 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। कब लिखी गई थी, 933 ईस्वी में लिखी गई थी। अगर हम कीर्तिलता की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम कीर्तिलता की बात करें तो कीर्तिलता जो है वो 1300 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। तो इसी के अनुसार हम देख लेते हैं कि पहले क्या आएगी हमारी, दोहा कोश, ठीक है। दोहा कोश के बाद हमारा क्या आएगा, श्रावकाचार, फिर संदेश राशक और फिर कीर्तिलता। तो इसी के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी की बात करें तो उसे किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह पंक्तियां किसकी हैं, और यह पंक्तियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी जगनिक, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन नंबर डी नरपति, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ठीक है। यह किसकी हैं, अमीर खुसरो की हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो ने ही अपनी जो भाषा थी उसको क्या कहा था, हिंदवी कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 84 या फिर ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 84, ठीक है। जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 84, प्रसिद्ध है 84 सिद्ध, ठीक है। चलिए अगर हम नसी के तो पाख्यान की बात करें तो यह किसके द्वारा रचित है, यह रचित है ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर ऑप्शन नंबर डी इंशा अल्लाह खान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सदल मिश्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सदल मिश्र हो जाएगा। अगर हम शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो इन्होंने जो है हिंदी के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है। अगर हम इंशा अल्लाह खान की बात करें तो इनके द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध कहानी है वो क्या है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। ढोला मारूहा दुआ किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? राजस्थान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, जो अपभ्रंश भाषा का जो शब्द था वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? ऑप्शन नंबर ए सूरदास की रचना में, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि की रचना में, ऑप्शन नंबर सी राजा धारसेन द्वितीय की रचना में। ये से की जगह सेन कर लीजिएगा इसको, धारसेन। ठीक है, तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में या फिर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास की रचना में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहला जो है अपभ्रंश का शब्द देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाँ जी, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचना आती हैं जो, ठीक है, किस में लिखी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत में लिखी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा, तो ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर डी क्षितिज मोहन सेन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ठीक है, अभी जो हमने देखा था उसमें क्या था? उसमें ये था कि अपभ्रंश शब्द जो है वो सबसे पहले कहाँ पर उल्लेखित था। यहाँ पर है कि किसने उल्लेख किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि या फिर ऑप्शन नंबर डी सहरपा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी अवधी में या फिर ऑप्शन नंबर डी डिंगल पिंगल में। तो अगर हम रासो ग्रंथ की बात करें तो ज़्यादातर जो रासो ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो यह थे आज की वीडियो के 20 बेहतरीन प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।